सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति पांडे। बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। पहले हरियाणा, फिर झारखंड और अब गुजरात। इन तीनों ही राज्यों में निशाने पर थे ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी। 24 घंटे के अंदर 3 पुलिसकर्मियों को गाड़ी के नीचे कुचलकर मार दिया गया। मंगलवार दोपहर हरियाणा के नूह में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई पहुंचे तो उन पर डंपर चढ़ा दिया गया। डीएसपी बिश्नोई डंपर के टायर के नीचे कुचल दिए गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मंगलवार को ही देर रात झारखंड की राजधानी रांची में पशु तस्करों ने सब इंस्पेक्टर संध्या टोपने को वाहन चेकिंग के दरमियान कुचलकर मार दिया। और बुधवार दोपहर होते होते गुजरात के बोरसाड में पुलिस कांस्टेबल किरण राज को एक संदिग्ध ट्रक ने कुचल डाला और चालक फरार हो गया। पुलिस वालों की हत्याओं ने सरकार के साथ साथ आला अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो आम नागरिक किसके भरोसे अपनी सुरक्षा की अपेक्षा करे। कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मियों का इस तरह अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते समय बेहद दुखद अंदाज में कत्ल किया जाना, लेकिन क्या अपराधियों और माफियाओं को अब शय मिलने लगी है? सवाल तो ये खड़ा होता है, या पुलिस कर्मी निष्ठुर होने की वजह से अब इस तरह के बर्ताव को झेल रहे हैं, या फिर अब उन्हें और निष्ठुर होना होगा, इसके लिए विवश होना होगा। यही एक विषय है जिसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे अपने कार्यक्रम बड़ी बहस में। तो निशाने पर पुलिसकर्मी, क्या इसके लिए पुलिसकर्मी जिम्मेदार हैं, व्यवस्था जिम्मेदार है, या फिर अपराधियों के मन में अब पुलिस का डर नहीं रहा है? यह विषय है जिसको लेकर के आज हम बड़ी बहस में चर्चा बढ़ाएंगे आगे। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। भास्कर घोष साहब स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से हैं, स्वागत है सर आपका। अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, स्वागत है सर आपका। आरके सिंह साहब पूर्व आईपीएस हैं, स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ हमारे साथ रोबिन शर्मा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं किसी भी अपने मेहमान का रुख करूं, इससे पहले मैं आरके सिंह साहब, क्योंकि आईपीएस रहे हुए हैं और पुलिस की कार्यशैली को बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं। इस तरह की घटनाएं हालांकि कोई पहली दफा नहीं हुई हैं कि किसी पुलिसकर्मी को अपराधियों द्वारा निशाने पर इस तरह से किया गया कत्ल, या उसको इस तरीके से निशाने पर लेकर के मौत के घाट बेरहमी से उतार दिया गया। बावजूद इसके बीते 24 घंटे के अंदर क्योंकि इस तरह की घटनाएं देश के अलग अलग राज्यों से देखने और सुनने को मिलती हैं, तो ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या पुलिस का खौफ अब अपराधियों के मन में नहीं रहा है, या फिर एक नया सिस्टम डेवलप होने लगा है जिसे पुलिस का डर नहीं है, या फिर उसे मालूम है कि वो बहुत आसानी से सिस्टम को खरीद सकता है, मैनेज कर सकता है। सर आपका कमेंट। प्रीति, आपका जो कमेंट है उसमें दोनों बातें सही हैं और दोनों ही लागू होती है आज के दिनों में जो हो रहा है। पहला तो ये है कि ह्यूमन राइट्स और इस तरह की बातें करके पुलिस के हाथ बांध दिए गए हैं। पुलिस थोड़ी बहुत जो भय क्रिएट करती थी क्रिमिनल्स के मनों में, दिलों में, वो करने में असमर्थ है, नहीं कर पा रही है, और करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि ये क्रिमिनल्स का बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो गया है पॉलिटिकल लीडरशिप से, जो वहां पर हर स्टेट में इनको प्रश्रय देता है, इनको मदद करता है। और तीसरी बात यह है कि जो सजा है इस तरह के क्राइम का, वो बहुत हल्की सजा है। और इस कारण से पैसे लेकर जो छोटे लेवल के लोग हैं उनको जितना पैसा ये क्रिमिनल और ये पॉलिटिकल बॉसेस देते हैं इस तरह के काम कराने के लिए, वो उनके लिए और उनके परिवार के लिए बहुत होता है। इसलिए वो खुलेआम इसको अंजाम देते हैं और पुलिस ऑफिसर्स पर इस तरह के प्रॉब्लम्स पुलिस ऑफिसर्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो लीगल कार्रवाई करते हैं तो बड़ी छोटी सजा होती है उन लोगों की, वो फिर वो जेल के बाहर निकल आते हैं। तो ये तो हमारे गवर्नमेंट्स को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि पुलिस के हाथ किस तरह मजबूत किए जाए। अगर हाथ नहीं मजबूत होगा तो फिर इस तरह से कंट्रोल नहीं होगा क्राइम। और ये तो उल्टा पुलिस को ही डराने धमकाने की बात हो रही है कि साहब आप मुझे रोकने आओगे तो मैं आप पे गाड़ी चढ़ा दूंगा।
और उसकी सजा बड़ी थोड़ी है। बिल्कुल, बड़े बेखौफ अंदाज में, जैसे कि अगर मैं संध्या टोपने जो कि एक पेट्रोलिंग की ड्यूटी पर मौजूद थी और आने जाने वाली गाड़ियों को वो सिर्फ चेक करने का काम कर रही थी, सब इंस्पेक्टर थी झारखंड पुलिस में, उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की लेकिन चालक को कोई डर ही नहीं। मसलन ऐसा लगता है कि उसे ये लगता ही नहीं कि सामने कोई पुलिसकर्मी है, या फिर अगर वो उसे उड़ा करके आगे फरार भी हो जाएगा तो उसके बावजूद वो पकड़ा नहीं जाएगा। बर्ताव तो कुछ इसी जाएगा, तरीके का फिर भी सजा बहुत थोड़ी है। वो उस सजा से डर नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि क्रिमिनल्स के मन में भय होना चाहिए कि हमें जो सजा मिलेगी उस सजा से उसको नुकसान होगा, उसके परिवार को नुकसान होगा। ऐसा होता दिखता नहीं है और हो नहीं रहा है। इसलिए सजा क्यों नहीं दे पाते? ये तो सीधे सीधे कत्ल है ना, ये सिंपल एक्सीडेंट का केस तो है नहीं। एक्सीडेंट नहीं है, कत्ल है, लेकिन इसको कत्ल में काउंट होगा नहीं। करने वाले कौन लोग होंगे सर? करने वाले कौन होंगे? इन्वेस्टिगेशन भी तो पुलिस के हाथ हो ही रही है। इन्वेस्टिगेशन करने से क्या होगा प्रीति, ये सारी चीजें कोर्ट में जाती हैं और कोर्ट में वो कोर्ट जो है वो लीगल जो आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं हैं उसमें उसको तौलती हैं। वो इसको नहीं देखती हैं कि इसने किस तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया। चार्जशीट दाखिल करने वाला व्यक्ति अपने केस को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, यहां तो मामला इस तरह से भी देखा जाना चाहिए ना कि अगर जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन किया उस घटना का, आरोपी पकड़ा भी गया, मान लीजिए इस घटना में आरोपी पकड़ा जाता है, उसके बावजूद अगर चार्जशीट में वो ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है या दिखाने की कोशिश करता है कि ये गलती से हुई एक घटना है, ये एक्सीडेंट का मामला है, कत्ल नहीं है, ये तो फिर अंदर के ही व्यक्ति की मिलीभगत हुई ना इसमें। नहीं, इसमें अंदर की मिलीभगत तो होती ही है। देखिए इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जो कोर्ट में जब तराजू पे तौलने की बात आती है ना, तो वहां पर हमारे माननीय जो जजेस साहबान हैं वो लोग कानून के अनुसार देखते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं अजय वर्मा जी का मैं रुख करूंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी खास करके हरियाणा की नूह में हुई घटना को लेकर के लगातार न सिर्फ वर्तमान सरकार को आड़े हाथों ले रही है और बड़े गंभीर आरोप लगा रही है, खास करके जिस तरीके से खनन माफिया के साथ में उनकी मिलीभगत का एलिगेशन और जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को डंपर के नीचे कुचला गया, इस घटना में सरकार पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। सर कुछ इसी तरह की बातें आर के सिंह साहब भी कह रहे हैं। अजय जी यहाँ पर आपका कमेंट चाहूंगी मैं। देखिए सबसे पहले तो मैं इन तीनों लोग जो बेरहमी से हत्या की गई, कुचले गए और उनको मारा गया, उनके परिजनों को अपनी संवेदनाएं अपनी पार्टी की तरफ से मैं इस देश के चैनल पर देना चाहता हूं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा में सरकार डबल इंजन की सरकार है। हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन हकीकत तो बताना, जनता पूछना चाहती है कि संरक्षण के बिना एक 85,000 करोड़ रुपए का ये खनन का काम जो चल रहा है सरकार की मिलीभगत से और सरकार की सह पर, और इसमें देखिए कि जो इनके 45 विधायक हैं और 11 इनके सहयोगी पार्टी के हैं, इनके 41 और 11 और 60 में से मैं समझता हूँ 2-3 तो छोड़ दीजिए, बाकी अगर आप जांच कराएंगे, ये वहाँ के लोग ही मांग करते हैं, आवाज उठाते हैं तो किसी को राष्ट्र देशद्रोह में 124A के तहत ले लिया जाता है, किसी को बंद कर दिया जाता है। सरकार का एक रवैया हो गया है कि अगर आप व्यापार की बात उठाएंगे, महंगाई की बात उठाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात उठाएंगे। अब आप देखिए कि पीछे चले जाइए, योगी साहब ने ये कहा था यूपी में या तो अपराधी जेल में मिलेंगे या उत्तर प्रदेश से बाहर मिलेंगे, लेकिन कानपुर के बिकरू में एक ऐसी हत्याकांड हुआ कि 11 पुलिस मारे, इस तरह से बूंद दिए गए, गोली मार दिए गई, इस तरह से हत्या कर दी गई, और उसके बाद आप मारते रहिए। जवान जो पुलिस का चला जाता है, एक जवान के बदले अगर 10 अपराधी भी चले जाएं तो वो उसकी मुकाबला नहीं कर सकते सरकारी अफसरों का। कल तुलनात्मक अध्ययन, लेकिन ये सरकार तुलनात्मक अध्ययन दिखा के नहीं, हम ठोक देंगे, हम मार देंगे, हम बेच देंगे, डंपर चला देंगे, बुलडोजर बाबा है हमारा नाम। ये ठीक है, आप अपनी जनता में अपना स्टाइल, अपनी पॉलिटिकल विंडेक्टा एजेंडा चलाइए चुनाव जीतने के लिए। ये तीनों घटनाएं जो हुई हैं निंदनीय घटना है। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी, हमारे नेता हुड्डा जी और हमारे राष्ट्रीय जो हमारे महासचिव और प्रवक्ता हैं हमारे जयराम रमेश जी ने विशेष तौर से मांग की है कि सरकार इसकी न्यायिक जांच करे, एसआईटी गठित करे या सीबीआई जांच करे। आप तो ये देखिए कि उदयपुर में तो तुरंत एसआईटी पहुंच जाती थी बिना किसी देरी करे हुए, और यहाँ डीएसपी के ऊपर जब हम जांच करेंगे, हम देखेंगे, हम पकड़ेंगे, डंपर वाला है। ये चूंकि सरकार इनकी है, इनकी चीजें हैं, लोगों का आरोप है, इसको गालमेल कर देंगे, 1 करोड़ रुपए को मुआवजे के नाम पे मरहम लगा देंगे। अब एक इनकी बेटी है, एक इनका बेटा है, बेटी बैंक में हालांकि नौकरी कर रही है, बेटा कनाडा में पढ़ रहा है, कि इनके भाई हैं,
डीएसपी साहब के, सुरेंद्र मांझू साहब के, सुरेंद्र बिश्नोई साहब के। आखिर ऐसी घटना हो क्यों नहीं है जब अपराधी जेल में है और अपराधी फिर देश से बाहर है और लॉ एंड ऑर्डर कायम है और देश में अपराध नहीं हो रहा है? लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है। ये झूठ दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ ही दिखाते हैं, झूठ उगवाते हैं। इनका आईटी सेल सुबह से एक टारगेट फिक्स कर देता है अपनी हर उस स्टेट के लिए, ये ऐसे बोलिए। बताइए, तो मेरा कहने का मकसद ये है, हालांकि और चीज का विषय नहीं है, बड़ा संवेदनशील आज विषय है, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। अगर बात में महंगाई की, मट्ठा पनीर और उसकी करने लगूं तो आजादी के बाद पहली बार, तो ये कुल मिलाकर इसकी जांच सघन हो और जो भी दोषी इसमें जिस पार्टी के पाए जाए, किसी की भी हो, उनके साथ कोई समझौता ना हो, कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो और उनकी तुरंत उनके खिलाफ, क्या है बाबा यहाँ बुलडोजर चलवाएंगे? वर्मा जी बहुत सुन लिया, आप भी सुनिए थोड़ा। नहीं, अभी तो आपका नंबर आएगा तो आप बोलिए, सुनना क्या होता है। जवाब ले लेते हैं वर्मा जी, एक के बाद हम जवाब दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये सारा जो संरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे रही है, 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि अरावली में जितना भी माइनिंग और इसका जो ये हो रहा है इलीगल माइनिंग, उसको बंद होना चाहिए। तो मैं अजय वर्मा जी से पूछता हूँ, 2009 में सरकार में कौन था? 2009 से 14 में कौन था? तो ये जवाहरलाल नेहरू आसमान में चले गए, स्वर्ग में चले गए। मैं सवाल करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू से सुनिए सवाल। 2022 की बात करिए, आप तो 2000 आप सच बोलते हैं, आप सच नहीं, आपको सच बोलते हैं तो सच आप झेल नहीं पाते हैं, यही प्रॉब्लम है आपसे। और भी सच बोल रहा हूँ, आप सुनिए तो। जवाहरलाल नेहरू ऊपर से बैठ के बताइए, एक सच में अजय वर्मा जी अपना संयम खो बैठते हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए भास्कर जी, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। वर्मा जी जरा सवाल एक बार भास्कर जी को फिर से फ्रेम कर देते हैं। भास्कर जी, 2022 की ये घटना है, उस वक्त जब हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, लिहाजा इस वक्त हम पीछे की यूपीए की सरकार को लेकर के ये प्रश्न ना खड़ा करें तो बेहतर होगा। सवाल मेरा आज का है, वर्तमान का है। और बिल्कुल ठीक कहा वर्मा जी ने कि जब यूपी में अपराधियों के लिए एक खास तरह का ऑरा क्रिएट किया जाता है कि अपराधियों को या तो सलाखों के पीछे रहना होगा या फिर उनके खिलाफ इस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा, तो वही एक मिसाल यूपी में ही क्यों सीमित रह जाती है? देश के बाकी हिस्सों में भी कीजिए ना, कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है आपको? प्रीति बोलने तो दीजिए, कार्रवाई क्या हुआ अभी तक? जब तक एनजीटी ने जो ऑर्डर दिए थे कि फरीदाबाद और नू एरिया को लेकर एक ज्वाइंट कमेटी बैठाने के बाद आज तक 262 एफआईआर दर्ज किया गया है अगेंस्ट माइनिंग माफियाज इन लास्ट 15 मंथ्स और 467 व्हीकल्स बरामद किया गया है। तो सरकार कभी कांग्रेस की तरह बैठ के नहीं, पर एफआईआर दर्ज करने के बावजूद अगर माइनिंग हो रही है तो फिर कमी और लापरवाही तो आप ही की फिर सिस्टम में है ना? नहीं प्रीति जी, बहुत बड़े पैमाने में हो रहा था और ये 467 के जगह 468 होने वाला था। मान लीजिए खट्टर साहब फिर कमजोर हैं, 467 के जगह 468 होने वाले थे, तब ये दुर्घटना घट गई। तो फिर मान लीजिए और आप ये भी मानिए कि खट्टर साहब नहीं रोक पा रहे हैं खनन माफिया को, तब 467 कैसे हो गया? एफआईआर दर्ज करने से क्या होता है जनाब? जब इस तरीके से अपराधी पुलिस का भी डर नहीं रहा, पुलिस को कुचल करके चले जा रहे हैं और आपकी सरकार अभी माननीय आरके सिंह साहब ने ये बताया कि पुलिस को अपना जो कार्य करना पड़ता है ये कानून के अधिनियम में करना पड़ता है। और कानून के अधिनियम ये बताता है कि आप व्हीकल को सीज करो, व्हीकल ओनर के ऊपर एफआईआर करो, तब जाके आप कानून आपकी मान्यता देगी, नहीं तो नहीं देगी। अगर हम अपराधियों को नहीं रोक पा रहे तो ऐसी फाइलों का जमावड़ा इकट्ठा करने से क्या होगा? आप भले ही 2-3 और फाइलों के ढेर इकट्ठे कर लीजिए, अगर अपराधियों को नहीं रोक पा रहे। मैं फाइलों को ढेर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो अभी पूछ रहे थे कि गवर्नमेंट के एक्शंस क्या है, मैं एक्शन बता रहा हूँ। दिख रहे हैं और 468 होने वाला था, ये दुर्घटना घट गई और इसके ऊपर भी उपरांत भी हमने तुरंत फैसला लिया हरियाणा में और ये पकड़ा भी गया। चुने हुए प्रतिनिधि 6 विधायकों को धमकी दी है, उन्हें सिक्योरिटी देनी पड़ी है माफियाओं ने। अजय जी, पहले आपके पार्टी के अंदर जो माफिया है उसको माफियाओं ने धमकी दी है उन्हें। आपके हरियाणा में आपके हरियाणा में रावत बघेला साहब का जो माफियागिरी चल रहा था, हरियाणा छोड़ देती हूँ, हरियाणा छोड़ देती हूँ मैं सर, हरियाणा छोड़ देती हूँ। ऊपर आप कंट्रोल कीजिए पहले। हरियाणा को साइडलाइन कर दिया, हरियाणा को आप क्लीन चिट दे रहे हैं एफआईआर की पुलिंदों के साथ में। गुजरात की घटना को लेकर के आप क्या कहेंगे? गुजरात में भी आपकी सरकार है।
हाँ तो मेरे सरकार है, सरकार बैठ के सर क्यों पुलिस कर रही है? मेरा सवाल तो यही है ना, मेरा सरकार सवाल उसके ऊपर एक्शन ले रही है। कोई अगर घटना घटे तो सरकार एक्शन नहीं ले तो बोले आप प्रोएक्टिव सरकार नहीं है। सरकार तो एक्शन ले रहे हो कैसे रही है आपकी? आप मेरा सवाल ये है, अपराधियों के मन में पुलिसकर्मियों को लेकर के अगर डर नहीं है तो फिर कैसे आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे किसी भी स्टेट में? गुजरात का लॉ एंड ऑर्डर इस देश का पहला नंबर का लॉ एंड ऑर्डर है। दिख रहा है सर। आप एनसीईआरटी में चले जाइए, आप नेशनल क्राइम कमीशन जाइए, गुजरात की लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर दर्ज ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होता? बहुत दर्ज होता है गुजरात में। क्या कहते हैं आप? तो एक महिला पुलिसकर्मी को कुचल करके अगर चला जाता है, या फिर एक दूसरे पुलिसकर्मी को, यहाँ पर किरण राज थे जो कांस्टेबल हैं, ड्यूटी पर तैनात थे, उन्होंने भी वही कोशिश की थी, और एक ट्रक चालक आता है, उन्हें कुचलता है और फरार हो जाता है। कहा जा रहा है कथित तौर पर कि शायद ये ट्रक राजस्थान का था। अभी तक शायद ही है सर, अभी तक शायद ही है, जो ये भी नहीं बता पाए। हाँ, ये भी नहीं बता पाए, और तो बहुत दूर है। और एक घंटे में अगर और कोई मुद्दा होता तो बुलडोजर चला दिया जाता है। ऐसी इन्वेस्टिगेशन होगी? देखिए, इन्वेस्टिगेशन अपने पूरा दौर कंप्लीट करके जब समक्ष में आएंगे तब बताइएगा। आप मीडिया ट्रायल मत कीजिएगा। सर ये मीडिया ट्रायल हो गया। अगर हमने सवाल पूछा कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, कोर्ट के समक्ष मैं रॉबिन शर्मा जी का रुख कर रही हूं। रॉबिन जी, जिस तरह की घटनाएं हैं और बीजेपी की प्रतिक्रिया अब तक मिली है, मुझे लगता है कि आपने सुना होगा इस चर्चा को। हालांकि गर्मा गर्म बहस जरूर चल रही है स्टूडियो से, लेकिन बहुत संवेदनशील मसला है। और सवाल यही कि अगर पुलिसकर्मियों का डर अपराधियों के मन में नहीं है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में मेंटेन कैसे होगा? फिर तो ये घटनाएं गुजरात और झारखंड और हरियाणा से निकल करके देश के बाकी हिस्सों में भी होने लगेंगी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि ये सारी घटनाओं के पीछे सबसे मूल वजह है देश में व्याप्त भ्रष्टाचार। आजादी के बाद से लेके अब तक जो भ्रष्टाचार ने हमारे सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया है, उसके उन्मूलन पे कोई प्रयास किया ही नहीं जा रहा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक कानून आता है और उसको तोड़ने के लिए पहले से 10 कानून मौजूद रहते हैं। समस्या यह है कि अगर कोई ट्रक चालक को रोकने का प्रयास पुलिस कर रही है या अन्य कोई संस्था के लोग करते हैं, मान लीजिए ट्रैफिक कर्मी करते हैं या सिविल डिफेंस के लोग करते हैं, उनको कुचला इसलिए जाता है कि वो ट्रक चालक को पता है कि ये रोकेंगे और शायद मुझसे कोई उगाही करेंगे। इस तरह का जो मामला एक बना हुआ है, सबसे पहले पुलिस को अपने अंदर का सिस्टम ठीक करना होगा। अगर पुलिस कसम खा ले कि हम 1 रुपए की रिश्वत किसी से नहीं लेंगे, देश में अपराधी की औकात नहीं है, मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, देश में औकात नहीं है, किसी भी अपराधी की हैसियत नहीं है कि वो क्राइम कर जाए। आम आदमी के खिलाफ भी नहीं कर पाएंगे, पुलिसकर्मी के खिलाफ तो करना बहुत दूर की बात है। पूर्व के जो वक्ता थे उन्होंने इस बात को कहा कि आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि भाई आपकी सरकार है, आपकी सरकार है। देखिए, सरकार किसी की भी हो, जो पुलिस का जवान मरा, चाहे झारखंड में हमारी बहन संध्या टोपनो जी की हत्या कर दी हत्या कर दी गई, कैटल स्मगलर्स के द्वारा उनको कुचल दिया गया, चाहे गुजरात में हत्या हो गई, या यहाँ पे डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई जी की हत्या हुई। इन तीनों चीजों में एक चीज बहुत कॉमन है कि ये सब देश के लिए वफादार सिपाही थे। बिल्कुल, ये लोग अपने कर्तव्य को अंजाम देते हुए मारे गए हैं। बिल्कुल, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं होना चाहिए। मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी से और देश के सारे पॉलिटिकल पार्टी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक सुर में मिला के, आज पार्लियामेंट में आप तमाम चीजों को रोकने की बात करते हैं, बहस नहीं होती, चर्चा नहीं होती, इस विषय पर विशेष सत्र बुलाया जाए, विशेष चर्चा होनी चाहिए कि देश के जो पुलिसकर्मी हैं, देश के जो फौजी हैं, उनकी सुरक्षा कैसे हो। जब ये लोग की इनकी इतनी हत्या हो गई है पुलिस वालों की, तो क्यों नहीं उसके ऊपर एक दिन का राष्ट्रीय शोक? हाल फिलहाल में रॉबिन जी बीच में रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी मैं, पुलिस कर्मियों की बीच में रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी। लखनऊ में हाल फिलहाल में एक पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई थी। इस बार पुलिस डे को मनाने के लिए हमारे गृह मंत्री लखनऊ गए थे और प्रधानमंत्री भी वहां पर गए थे और अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात तक हुई थी। पुलिस रिफॉर्म्स की बात तो होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फाइलों तक ही वो तमाम रिफॉर्म्स के प्रयास भी सीमित रह जाते हैं। ग्राउंड जीरो पर ऐसा होता नहीं है। जैसा कि आपने खुद भी कहा कि ज्यादातर घटनाओं में देखा यह जाता है, इस घटना को लेकर के मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि ज्यादातर मामलों में चालकों को यह लगता है कि हमें उगाही के लिए रोका जा रहा है और इसी वजह से चालक
फरार होने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन बावजूद इसके सर मेरा प्रश्न फिर वही है कि क्या इतना भी खौफ अब अपराधियों के मन में नहीं रह गया है कि हम जिस व्यक्ति को कुचलने जा रहे हैं वो एक ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर है, उसको कुचलने का तो नतीजा भी बहुत दूरगामी होने वाला है और बहुत भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आखिर क्यों पुलिस का डर खत्म हो रहा है लोगों के मन से? इन अपराधियों को बचाने के लिए इनके जो रहनुमा बैठे ना ऊपर जी, वो लोग इनको प्रेरित करते हैं। उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, उसमें बहुत सारे माफियाज हैं, और इनको पता है कि एक पूरे वकीलों की फौज हमें बचाने के लिए खड़ी रहेगी। कानून में ऐसी ऐसी धाराएं जिनको इस्तेमाल करके हम लोग बच के निकल जाएंगे। कितने लोगों को एक्सीडेंट करने की सजा मिलती है, अंत में समझौता होता है, परिजन ही आके झुक जाते हैं, सबूत नहीं मिलते, सबूत के बिना पे अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। जी। सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है पुलिस के लेवल पे, अगर वो बहुत अच्छी तरह से हो जाए और अपराधियों के मन में कानून का खौफ अगर बिठाने में पुलिस कामयाब हो जाती है तो आप समझिए अपराध मुक्त भारत हो सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, देश की जनता का नहीं, हमें अपराध मुक्त भारत चाहिए जी। अपराध मुक्त भारत के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहा? पुलिस को आधुनिकीकरण के खिलाफ इनिशिएटिव क्यों नहीं लिए जा रहे? 2009 में खनन माफियाओं को रोकने के लिए, अवैध खनन को रोकने के लिए अरावली पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। आज 13 साल बीत चुके हैं। कितने बार ड्रोन कैमरे से उस एरिया का टेक्निकल सर्वेलेंस किया गया? हाई माउंटेड कैमरास के साथ ट्रैक्स क्यों नहीं चलाए जाते? पुलिस को एक्स्ट्रा ये सारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है वो मुहैया क्यों नहीं कराई जाती? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश को भी शासन और प्रशासन, माफिया और भ्रष्ट नेता हवा में उड़ाते नजर आते हैं। इसीलिए ये सारी समस्याएं हैं। आ रही हूँ सर वापस आपके पास में। भास्कर जी से जरा इसका फीडबैक ले लें। पंजाब की चिंता तो बहुत रहती है बीजेपी को, पंजाब में कुछ होता है तो सभी नेता टिप्पणी करने लगते हैं, लेकिन दिल्ली से इतना सटा हुआ इलाका है हरियाणा का और खास करके अरावली रेंजेस का, जहां पर लगातार आप खुद मान रहे हैं कि खनन हो रहा है, क्यों नहीं वो तमाम गैजेट्स और तमाम इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है मॉनिटरिंग के लिए, अगर उसको रोका जा सके तो? देखिए, ये पहले ही ऑलरेडी हो चुका है। एक जॉइंट कमेटी जो फॉर्म किया गया है उसके अंदर सारे एसपी लेवल का ऑफिसर्स हैं और उनको इलाका जो है वो आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर मॉनिटरिंग का हर सुविधा उपलब्ध किया गया है। नहीं तो आप बताइए 15 मंथ में 467 ट्रक कैसे हम जब्त करते हैं? कैसे करते? अगर मेरा मॉनिटरिंग नहीं है तो ये बताइए। हाँ, ये 468 होने वाला था लेकिन ये दुर्घटना घट गई और इसके इमीडिएटली हमने सारे अरेस्ट, जो प्रावधान, कानूनी प्रावधान है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने अरेस्ट किया। अरेस्ट करके हम लोग के सामने नाम भी आ गया एक जो लोग ट्रक के सवार थे और वो गन लेके सवार थे, यानी कट्टा जिसको कहते हैं, लोकल मैन्युफैक्चर्ड गन। तो ऐसा नहीं कि हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लेना, पूरा इसके ऊपर जारी है। आज घटना घटी, बहुत दुखद घटना है, लेकिन इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई किया जा रहा है और जो शहीद हो गए, शहीद का सम्मान भी दिया जा रहा है और उनके परिवार के प्रति संवेदना हमारी भी है और हमारी सरकार का भी है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ के बैठे हुए हैं इसको। आर.के. सिंह साहब, आप तमाम तरह की कार्रवाइयां जो अब तक की गई हैं उससे सर इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि रोबिन शर्मा जी भी जो एग्जैक्टली आप कह रहे थे वही चीजें वो भी दोहरा रहे हैं कि सिस्टम में इतना करप्शन विदिन डीप घुस चुका है जिसे रोक पाना तो अभी लगता नहीं कि हाल फिलहाल में मुमकिन हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी होगी। आपको क्या लगता है कि जितने अभी तक जी का जो कहना है मैं एकदम उनको सपोर्ट करता हूँ, उनसे सहमत हूँ कि इस देश में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा चला गया है, अंदर तक हमारे खून में चला गया है, इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारी जितनी भी ये कमेटी बनती है ये सब व्हाइट वॉश करने की चीजें हैं। एक्चुअली नीयत नहीं है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल बहुत होता है। कोई भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, एक सिम्टम देखने के बाद वो दवा प्रेस्क्राइब करते हैं और उससे मरीज ठीक होता है। हमारे यहाँ तो हर रोज इस तरह के वारदात हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस घटना के बावजूद जो एक्शन होगा वो ड्राइवर के खिलाफ होगा। अब तक वो नाम भी सामने नहीं आया कि वो
खास करके गाड़ी किसकी थी, वो वाहन किसका था, कौन व्यक्ति है जो इस खनन को अंजाम दिलवा रहा था। बाकी तमाम खानाखोरियां जो है वो गिनाई जा रही है, बताई जा रही हैं, लेकिन एक्चुअल में जो कल्प्रिट है जिसके इशारे पर सब कुछ हो रहा था उसका नाम अब तक उजागर नहीं आएगा। आप लिख के ले लीजिए, आज की डेट में आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे जो करता धरता है, जो क्रिमिनल हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो इसके मास्टरमाइंड हैं, किसी का नाम बाहर नहीं आएगा। और ये सिर्फ दिखावा होगा। ड्राइवर को ये लोग चालान करेंगे और ड्राइवर छूट जाएगा 6 महीने के बाद। इतने बड़े बड़े वकील उसके पास आएंगे जिसका वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो वकील उसके लिए लड़ेंगे। और वो ठीक, ये करप्शन का केस है, ये नियत और नीति का केस है। आज तक इस पर एक कानून नहीं बना जो ये भास्कर जी तो ये दावा कर रहे हैं कि सिस्टम भी है, तमाम इक्विपमेंट्स भी लगाए गए हैं, मॉनिटरिंग भी हो रही है, इसी का नतीजा है कि इतनी एफआईआर दर्ज हो गई हैं। बावजूद इसके मुझे अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि अगर सिस्टम इतना फुल प्रूफ है तो फिर वो वाहन कैसे वहां तक पहुंचा और कैसे एक पुलिसकर्मी को कुचल करके वहां से भाग पाने में कामयाब भी हो गया। प्रीति जी, एक्चुअली में प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हाथी के दांत दिखाने की ओर है और खाने की ओर है। जो चीज दिख रही है वो हो नहीं रहा है। इस गली गली में देश में तो नफरत का माहौल फैला गया है, विश्व विषमता फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम। 70 साल में 40 दंगे करवाने का भी वो अपना अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में रहते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। नफरत की बात करो तो दंगे की भी बात करो। जो इसके पीछे नेक्सिस है, जो इसके पीछे गठजोड़ है, जो इसके पीछे नेता है, जो इसके पीछे संगठन है, जो इसके पीछे सरकार किसकी है देश में, डबल इंजन की सरकार है। अभी तक कार्यवाही और क्यों नहीं होना, अभी तक तो और कहीं होता, किसी और उस पर होता तो बुलडोजर चल गया होता। अभी तक तो ये सोचने का विषय है, ये चिंतनीय विषय है। एक भारत दो आंख, वरना दोनों आंखों से एक नजरिया हो, लेकिन नहीं। लेकिन आप एक उदाहरण समझिए। उदाहरण ये है कि इस देश में होड़ चल रही है कि कौन ज्यादा गिरेगा, गिरने की होड़। अब या तो देखिए, मैं एक उदाहरण पे समझा रहा हूं, रुपया ज्यादा गिरेगा या बहरूपिया ज्यादा गिरेगा, लेकिन रुपया कम गिर रहा है, बहरूपिया ही ज्यादा गिर रहा है। तो इस देश की कौमी एकजहती को, इसकी सोशल फैब्रिक को बचाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर से बचाने के लिए उतरना पड़ेगा, मुद्दों पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। केवल दिखाने से झूठी एफआईआर आप व्हाट्सएप और ट्विटर और फेसबुक जैसी नकली यूनिवर्सिटी और कुछ गोदी मीडिया के उस पर मत जाइए जो सुबह से। चलिए, आपके पास तो शिकायतों का पुलिंदा है और वो खत्म नहीं होगा क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं और अपने विपक्ष की भूमिका को आप बखूबी निभा रहे हैं। भास्कर जी से मैं कुछ और सवाल लेना चाहती थी लेकिन समय का मेरे पास अभाव है। रॉबिन जी, माफी के साथ मैं आपके पास दोबारा नहीं आ पाई हूँ, लेकिन ये इतना संजीदा विषय है जिसको लेकर के मुझे लगता है कि देश की सरकार को, सिस्टम को और हर व्यक्ति को समझना होगा जो भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि इस तरह की घटनाएं अगर लगातार बढ़ती रहीं तो यह भी हकीकत है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर को आने वाले समय में मेंटेन करने के लिए पुलिसकर्मी भी हिम्मत नहीं दिखाएंगे, जिनकी वजह से आप और हम अपने घरों में अभी सुरक्षित बैठते हैं। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, भास्कर घोष साहब, अजय वर्मा जी और आर.के. सिंह साहब स्टूडियो आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रॉबिन शर्मा जी, चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा प्रणाम।